क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? कौन है वो जो हर बार आपके सपनों के रास्ते में आ जाता है? क्या वो कोई और है या आप खुद? जी हाँ, ये सच है कि बहुत बार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी आदतें होती हैं, हमारे अपने डर होते हैं और हमारा ही माइंडसेट जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही है वो पहाड़ जो आपके और आपकी मंजिल के बीच खड़ा है, और इस पहाड़ का नाम है यू, यानी आप। यही विचार है ब्रियाना विस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का। इस किताब में बताया गया है कि सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को ही रोकने की आदत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम खुद अपने लिए रास्ता बनाते हैं और खुद ही अपने पैरों में पत्थर रखकर ठोकर खाते हैं। लेकिन क्यों हम जानते हुए भी बार बार वही गलतियां करते हैं? क्यों हम अपनी ग्रोथ को, अपनी खुशी को अपने ही हाथों से रोक देते हैं? ब्रियाना विस्ट इस सवाल का जवाब देती हैं क्योंकि हमारे अंदर एक संघर्ष चलता है, एक जंग होती है। वो जंग होती है हमारे डर और हमारे सपनों के बीच। हम चाहते हैं कि हम सफल हों, हम चाहते हैं कि हम प्यार पाएं, पैसा कमाएं, शांति महसूस करें। लेकिन जब वो चीजें हमारे पास आने लगती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डरने लगता है। उसे लगता है कि इतनी अच्छी चीजें हम डिजर्व नहीं करते, और वहीं से शुरू होती है खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया। सेल्फ सैबोटाज एक ऐसा व्यवहार है जो धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और जब तक हमें उसका एहसास होता है तब तक वो हमारी आदत बन चुका होता है। हम आलस्य का नाम देते हैं थकावट को, हम डिस्ट्रैक्शन का नाम देते हैं मजबूरी को, हम कंफर्ट जोन को समझते हैं स्थिरता का प्रतीक। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम अपनी ही ताकत से डरते हैं। किताब की शुरुआत होती है इस विचार से, हर इंसान के अंदर एक पहाड़ होता है जिसे उसे खुद चढ़ना होता है। ये पहाड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। ये हमारी पुरानी चोटें होती हैं, अनसुलझे इमोशंस होते हैं, नेगेटिव बिलीफ होते हैं जो हमें बार बार एक ही जगह पर रोकते हैं। ब्रियाना कहती हैं, यू आर नॉट मेंट टू स्टे इन वन वर्जन ऑफ योरसेल्फ फॉरएवर। यानी आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि आप हमेशा अपने पुराने वर्जन में ही जिए। आपको बदलना है, खुद को अपग्रेड करना है, उस पहाड़ को चढ़कर ऊपर जाना है। अब सवाल उठता है, ये माउंटेन बनता कैसे है? ये माउंटेन बनता है बचपन की बातों से, किसी के बोले हुए शब्दों से, असफलताओं से, रिजेक्शन से, ट्रॉमा से। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो उस बात को सच मानने लगता है और बड़ा होकर भी वही सोच लिए जीता है। ये बन जाती है उसकी लिमिटिंग बिलीफ। फिर चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो अपनी काबिलियत पर शक करता है, और जब कोई मौका सामने आता है तो या तो वो डर कर पीछे हट जाता है या फिर ऐसा बिहेव करता है कि मौका खुद ब खुद हाथ से निकल जाए। ये सब होता है अंडरकवर सेल्फ सैबोटाज के कारण। सेल्फ सैबोटाज हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जानबूझकर खुद को रोकते हैं। कई बार ये आपके माइंड का एक प्रोग्राम होता है जो पुराने डर से, पुराने एक्सपीरियंस से बना होता है, और इस प्रोग्राम को बदले बिना आप कोई भी गोल सेट करें वो अधूरा ही रहेगा। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। ब्रायना कहती हैं कि ज्यादातर लोग खुद को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्होंने कभी अपने इमोशंस को गहराई से समझा ही नहीं होता। वो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्सा क्यों आता है ये जानने की कोशिश नहीं करते। वो उदासी से भागते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि दुख किस बात का है। वो प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन खुद को प्यार करने से डरते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें एक्सेप्ट करना और सही दिशा में उन्हें प्रैक्टिकली यूज करना। अगर कोई बार बार रिलेशनशिप में धोखा खाता है या बार बार खुद को अकेला महसूस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार के लायक नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसने अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझा ही नहीं हो। हीलिंग यानी ठीक होना तभी शुरू होती है जब हम अपनी फीलिंग्स को जज करना बंद करते हैं। जब हम खुद से ये कहना शुरू करते हैं कि हाँ, मैं दुखी हूं, लेकिन ये दुख मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरी चेतावनी है कि कुछ बदलने की जरूरत है। यहां से शुरू होता है इमोशनल डिटॉक्स का सफर। ब्रायना कहती हैं कि जैसे हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, वैसे ही हमें अपने मन से भी नेगेटिव थॉट्स, पुराने दुख और बिना मतलब की गिल्ट को निकालना होता है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब आप खुद को नोटिस करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप किस बात पर बार बार गुस्सा करते हैं, किन सिचुएशंस में डरते हैं,
किन लोगों के साथ आपकी एनर्जी गिर जाती है, तब आप धीरे धीरे अपने माइंड के पैटर्न को समझना शुरू करते हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। इस प्रोसेस में एक बेहद पावरफुल टूल है जर्नलिंग। ब्रायना कहती हैं कि हर दिन अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को और अपने रिएक्शंस को लिखना आपकी हीलिंग की दिशा में सबसे अहम कदम है। जब आप कागज पर लिखते हैं तो आप खुद से बात करते हैं, और खुद से बातें करना खुद को समझने का पहला कदम होता है। जर्नलिंग करते समय आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। आज मैं किस बात से परेशान हूं? मुझे सबसे ज्यादा क्या डराता है? मैं किस चीज को बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा? कौन सी आदतें मुझे बार बार पीछे खींचती हैं? इन सवालों का जवाब आपको खुद के भीतर ही मिलेगा, और वहीं से शुरू होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। कंफर्ट जोन, यानी वह जगह जो बाहर से तो सुरक्षित लगती है लेकिन अंदर से हमें धीरे धीरे खोखला कर रही होती है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, कि जो कुछ भी हमारे पास है वही काफी है, कि इससे बेहतर की चाहत शायद लालच है या रिस्क है या मूर्खता है। और यहीं से शुरू होती है खुद पर शक करना, काम को टालना और धीरे धीरे जीवन में ठहराव। ब्रायना कहती हैं, कंफर्ट हमेशा शांति नहीं होती, कई बार यह डर का रूप होता है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक एक ही नौकरी करता है लेकिन उसका दिल उस काम में नहीं लगता, जब कोई रिश्ता लंबे समय तक चलता है लेकिन उसमें कोई जुड़ाव नहीं होता, जब कोई शीर्ष इंसान रोजाना एक जैसे ढर्रे में जीता है लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है, तो ये सभी स्थितियां कंफर्ट जोन में फंसने के संकेत हैं। और इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जोखिम है, इसमें असफलता का डर है, इसमें अस्वीकृति का डर है, और सबसे बड़ा डर है खुद से सामना करने का। अब बात करते हैं बहादुरी की। बहादुरी का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। बहादुरी का असली मतलब है डर लगने के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। आप अपने पैरों को कांपने देते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। आप अपनी आवाज को लड़खड़ाने देते हैं लेकिन सच बोलते हैं। आप गिरने से डरते हैं लेकिन पहला कदम फिर भी उठाते हैं। ब्रायना कहती हैं, असली बहादुरी तब होती है जब आप अपने उस हिस्से को फेस करते हैं जिसे आप हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं। यहां आता है अपराध बोध का विषय। बहुत से लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपने अतीत को लेकर शर्मिंदा हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को दुख दिया, उन्होंने कोई बड़ी गलती की, उन्होंने खुद को धोखा दिया, और ये सभी भावनाएं उन्हें भीतर ही भीतर खा जाती हैं। अपराध बोध का एक पक्ष यह होता है कि यह हमें हीलिंग की ओर ले जा सकता है अगर हम उससे सीख लें, लेकिन अगर हम अपराध बोध को पकड़कर बैठ जाएं तो यह हमें अंधेरे में ले जाता है। ब्रायना की एक लाइन बहुत गहराई रखती है, अपराध बोध केवल तभी उपयोगी है जब वह बदलाव की ओर ले जाए, सजा की तरह नहीं। यानी अगर अपराध बोध आपको बेहतर बनने की ओर ले जा रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक मानसिक सजा बनकर रह गया है तो वो आपको तोड़ देगा। इसका समाधान है माफ करना, और सबसे पहले खुद को माफ करना। माफी का मतलब भूल जाना नहीं है, माफी का मतलब है उस पीड़ा को महसूस करना, उसका अर्थ समझना और फिर उसे जाने देना। ब्रायना कहती हैं, माफ करना कोई और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। अब आते हैं एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर, सीमाएं बनाना। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई स्पष्ट सीमाएं तय नहीं की होती। कोई भी कुछ भी कह देता है, कोई भी कभी भी समय मांग लेता है, कोई भी भावनात्मक रूप से उनका फायदा उठा लेता है, और वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन ब्रायना कहती हैं, हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को हां कहते हैं जो आप नहीं चाहते, तो आप खुद को ना कह रहे होते हैं। सीमाएं बनाना कोई कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? अब जरा सोचिए, आप दिन भर के काम से थके हुए हैं, लेकिन कोई मित्र बार बार कॉल करता है और आप मना नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि आपको आराम चाहिए, लेकिन फिर भी आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लग जाते हैं। यही होती है सीमाओं की कमी, और यह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। अब बात करते हैं आघात से ग्रोथ की। किताब का यह भाग बेहद संवेदनशील और गहरा है। ब्रायना बताती हैं कि हम सभी किसी न किसी रूप में आघात से गुजरे होते हैं, चाहे वह बचपन की उपेक्षा हो, रिश्तों में टूटा भरोसा हो,
कोई बड़ा नुकसान हो या पहचान का संकट। ये आघात हमारे अवचेतन मन में भावनात्मक अवरोध बनाते हैं जो आगे चलकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हम खुद को छोटा समझने लगते हैं, डरने लगते हैं और हर बार जब कुछ अच्छा होने वाला होता है हम उसे खुद से दूर कर देते हैं। ब्रायना कहती हैं, आघात वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आघात वो है जो उस घटना के बाद आपके अंदर हुआ। अब सवाल यह है कि क्या इस आघात से उभरा जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका है हीलिंग। हीलिंग का पहला कदम है स्वीकार करना। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसे पहचानना, उसे समझना और खुद से कहना, हाँ यह हुआ था, लेकिन अब मैं इसके असर से बाहर निकलना चाहता हूं। इसके बाद आता है आत्म जागरूकता और फिर कर्म। आप धीरे धीरे खुद को उन नकारात्मक पैटर्न से अलग करने लगते हैं। जैसे अगर आप हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को थकाते हैं तो आप अब सीखते हैं कि ना कहना भी जरूरी होता है। अगर आप हर बार किसी की नाराजगी से डरकर चुप रहते हैं तो आप अब धीरे धीरे अपनी आवाज निकालना शुरू करते हैं और इन छोटे छोटे कार्यों से बनता है वास्तविक परिवर्तन। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां पर इंसान अपने आप से सबसे ज्यादा लड़ता है, यानी अपने अंदर छुपे हुए डर, शंका और पुराने जख्मों से। किताब द माउंटेन इज यू की लेखिका ब्रायना वेस्ट यहां पर समझाती हैं कि कैसे हमारा अतीत, हमारे बचपन के अनुभव और वो सारे पल जो कभी हमें तोड़ चुके होते हैं, आज हमारे फैसलों को, हमारी सोच को और हमारी जिंदगी की दिशा को चुपचाप कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, जैसे कि नौकरी बदलना, नया बिजनेस शुरू करना, किसी रिश्ते से बाहर निकलना या कोई बड़ा रिस्क लेना, उस वक्त जो आवाज आपके अंदर से आती है वह कई बार आपके डर की होती है, न कि सच्चाई की। यह डर आपको बताता है कि अगर आप फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर आपने गलती कर दी तो कितना नुकसान होगा, और क्या होगा अगर सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन यह डर ज्यादातर मामलों में सिर्फ आपकी सोच में होता है, हकीकत में नहीं। ब्रायना वेस्ट इस हिस्से में बताती हैं कि कैसे हम अपनी ही सोच से हार जाते हैं। हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, जिसे देवनागरी में अत्यधिक विचार करना या ओवरथिंकिंग कहते हैं। यह ओवरथिंकिंग हमारी ऊर्जा को खा जाती है और हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने नहीं देती। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति किसी अवसर को लेने से पहले 10 बार सोचता है कि अगर उसने वो कदम लिया और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, तब वो अक्सर कुछ करता ही नहीं। और यही निष्क्रियता धीरे धीरे उसके अंदर आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट पैदा करती है। इस अध्याय में एक और बहुत ही जरूरी शब्द आता है, आत्म सैबोटाज, यानी खुद को बार बार पीछे खींचना, खुद के रास्ते में खुद ही रुकावट बन जाना। लेखिका बताती हैं कि यह आत्म सबोटाज उस वक्त आता है जब हम अपने बारे में यह मान लेते हैं कि हम बेहतर जिंदगी के लायक नहीं हैं। जब हम सोचते हैं कि अगर हमने खुश रहने की कोशिश की तो शायद फिर से टूट जाएंगे। यह एक तरह का सुरक्षा तंत्र है जो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ने खड़ा कर लिया है ताकि हमें कोई और दर्द ना हो। लेकिन यह सुरक्षा तंत्र ही हमें रोकता है, हमारी ग्रोथ को धीमा कर देता है और हमें पुराने घावों में ही उलझाए रखता है। ब्रायना यहां पर एक जबरदस्त उदाहरण देती हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में यह महसूस कराया जाए कि उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती, तो वह बच्चा बड़ा होकर हर बार खुद को दूसरों से कमतर मानेगा। वह यह सोचने लगेगा कि उसके विचार, उसकी इच्छाएं और उसकी खुशी कोई अहमियत नहीं रखती। और इसी सोच के कारण वह बार बार गलत रिश्तों में जाएगा जहां उसकी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने अंदर यह मान बैठा है कि वह और कुछ डिजर्व ही नहीं करता। यहां पर लेखिका हमें अंदर की आवाज यानी इनर वॉइस को पहचानने की सलाह देती हैं। वह कहती हैं कि जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे कि मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मुझे कभी कुछ सही नहीं मिलता, तब आपको रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या यह बात मैं खुद से कह रहा हूं या यह मेरे अतीत की कोई छाया बोल रही है। ब्रायना यह भी बताती हैं कि हीलिंग यानी चिकित्सा एक सीधा रास्ता नहीं होता। यह कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। कभी आपको लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं और अगले ही पल कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब बस यह है कि आप एक इंसान हैं और इंसानों का इमोशनल सिस्टम रेखीय यानी लिनियर नहीं होता। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हम अपने दर्द को पहचानते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यही असली बहादुरी है।
यही वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अंदर के पहाड़ को एक एक कदम चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और अंततः उसकी चोटी तक पहुंच जाते हैं। लेखिका का कहना है कि प्रोसेस पर भरोसा रखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने अंदर की उस चट्टान को काट रहे होते हैं जो आपको रोक रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह पहाड़ आपके लिए रास्ता बन जाएगा। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी रणनीतियां हैं जिनकी मदद से आप स्थायी रूप से ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि नई जिंदगी कैसे बनाई जाती है, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से। आप जितना ज्यादा अपने अंदर के डर को समझते हैं उतना ही ज्यादा आप उसे काबू कर सकते हैं। डर बहुत बार एक भ्रम होता है जो बीते हुए अनुभवों की छाया में पलता है। जब आप उस डर का सामना करते हैं तो असल में वह उतना बड़ा नहीं होता जितना आपने उसे बना लिया होता है। बियांका स्पैराकिनो इस बात पर जोर देती हैं कि जब तक आप अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते तब तक आप पूरी तरह से बदल नहीं सकते। आपका मन जो भी टाल रहा है वही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी चुनौती में आपकी सबसे गहरी शक्ति छिपी हुई है। कई बार हम अपने आप को साबित करने के लिए जिंदगी भर दूसरों की राय पर चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी आवाज नहीं पहचानते तब तक आप दूसरों के शोर में खोए रहते हैं। खुद से बात करना, खुद से ईमानदारी से पेश आना, यह आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। बदलाव का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आप अब उन चीजों को सहन नहीं कर पाते जो पहले आपको सामान्य लगती थीं। आपकी भावनाएं आपको सिग्नल देती हैं कि अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और अपने लिए खड़े होने का। आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है। अगर आप रोज वही सोचते हैं जो कल सोचा था तो आप कल जैसा ही जीवन जिएंगे। अगर आप खुद को नए विचार देने लगें, नए लक्ष्य तय करें, तो जीवन खुद ब खुद दिशा बदल लेता है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप अपने अंदर की नई ताकत से मिलते हैं। वही ताकत जो आपके डर से परे है, आपकी सीमाओं के बाहर है, जो आपको उस इंसान की ओर ले जाती है जो आप सच में बन सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तब होता है जब आप उन कहानियों को तोड़ते हैं जो आपने अपने बारे में मान रखी थीं। जब आप मान लेते हैं कि आप सीमित हैं, असफल हैं, तो आप उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं, तब आप वही लिखते हैं जो आप बनना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हीलिंग कोई सीधी लाइन नहीं है। यह एक सर्पाकार रास्ता है जिसमें कभी कभी आप पीछे भी जाते हैं, लेकिन वो भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। अपनी ग्रोथ को इस तरह देखें जैसे आप एक पहाड़ चढ़ रहे हों। रास्ते में थकावट होगी, डर होगा, लेकिन हर कदम के साथ आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो आपको आईना दिखाती है, आपके भीतर की लड़ाई को पहचानने में मदद करती है और फिर आपको हिम्मत देती है कि आप अपने ही पहाड़ को जीत लें। अगर आप इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं तो अब आप उस मोड पर हैं जहां आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इंतजार मत कीजिए, अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे ऊंचा पहाड़ आप खुद हैं। और जब आप उस पहाड़ को जीत लेंगे तो आपको अपने ही अंदर एक नई दुनिया मिलेगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल से छू गई। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई से समझाई गई समरीज। और याद रखिए, बुक्स फॉर गोल, क्योंकि आपका हर लक्ष्य एक सही किताब से शुरू हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने ही पहाड़ को जीतने के लिए तैयार हो जाइए।